मामा भांजी हमारी संस्कृति का एक पवित्र रिश्ता, जिसे कलंकित किया है एक ऐसी जोड़ी ने जो दुनिया के सामने थी कुछ और बंद दरवाजे के पीछे थी कुछ और। आखिर क्या कहलाता है ऐसा रिश्ता? नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे सच्ची घटना पे आधारित मामा भांजे यानी मनोज साहनी और सरस्वती विद्या की कहानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनकी 4 लड़कियां थीं। अचानक से पति एक दिन घर छोड़ के चला जाता है और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि पत्नी उन लड़कियों को अनाथ आश्रम भेज देती है और ये दूसरी शादी कर लेती है। सबसे छोटी लड़की सरस्वती विद्या, जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल थी, उसे शिशु गृह औरंगाबाद में भेज दिया जाता है। जब विद्या 6 साल की होती है तो 1995 में उसका ट्रांसफ़र शिशु गृह से गवर्नमेंट गर्ल्स चाइल्ड केयर में भेज दिया जाता, जो कि अहमदनगर में है। इसके बाद वहाँ पे उसकी पढ़ाई होती है और लगभग जब वो 10वीं क्लास में पहुँचती है 2006 में, तो वो उस एग्ज़ाम में यानी कि 10वीं की परीक्षा में फ़ेल हो जाती है। तब उसकी बड़ी बहन नीलम वहाँ आके एप्लीकेशन देती है कि वो सक्षम है अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए और उसे आगे वो पढ़ा भी सकती है, इसीलिए वो वहाँ से उसको ले जाती है। और उसके बाद 2019 में ये अपने मामा मनोज साहनी के घर मुंबई में रहने लगती है। मनोज साहनी, जिसकी उम्र उस समय 52 वर्ष थी, वो मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पे किराए पे अपनी ही भांजी विद्या के साथ रहने लगता है। ऐसा नहीं था कि मनोज के पास अपना खुद का घर नहीं था। मुंबई के बोरीवली इलाके में उसका अपना खुद का फ्लैट था और उसी बिल्डिंग में और उसी फ्लोर पर उसके सगे भाइयों का भी फ्लैट था। पर भाइयों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, इसीलिए वो उस घर को किराए से दे के मीरा रोड शिफ्ट हो जाता है। और उसने ITI का कोर्स भी कर रखा था। ITI एक स्पेशलाइज कोर्स होता है, पर उसने उसमें जॉब ना करके एक राशन की दुकान पे जॉब करने लगा और वहाँ से उसको सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे। 5,000 की नौकरी और 35,000 का किराया मिला के 40,000 से इन दोनों के खर्चे निकल जाते थे, क्योंकि मीरा रोड का फ्लैट का रेंट सिर्फ 10,000 रुपये था। क्योंकि विद्या 2006 में 10th की परीक्षा में फेल हो गई थी, इसीलिए वो फिर से 2020 में एग्ज़ाम की तैयारी करती है, जिसकी पूरी तैयारी कराने में मनोज उसकी मदद करता है और ये 10th क्लास पास कर लेती है। और 31 मार्च 2022 को विद्या अहमदनगर उसी अनाथ आश्रम में पहुंचती है जहां पे उसका बचपन बीता था। वहां से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेती है और हर बार की तरह ये बोल के आती है कि वो अपने मामा के साथ रह रही है और वो बहुत खुश है और आगे जीवन में शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने मामा के साथ ही रहेगी। मनोज और विद्या जिस बिल्डिंग में लगभग 3 साल से रह रहे थे, उस बिल्डिंग के लोगों से इनकी कोई बातचीत नहीं होती थी। यहाँ तक कि 3 साल के दौरान इन्होंने शायद ही 1 या 2 सोसाइटी के फंक्शंस को अटेंड किया हो। कुछ लोग तो उन्हें सिर्फ शक्ल से पहचानते थे, ये भी नहीं जानते थे कि इन लोगों का नाम क्या है। 5 जून 2023 सोमवार के दिन मनोज के पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव को एक अजीब सी गंध आती है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि शायद चूहा मर गया है या तो कोई चीज़ सड़ चुकी है या ड्रेनेज में कुछ प्रॉब्लम है। घर की साफ़ सफाई की जाती, सारी चीज़ चेक कर ली जाती है, पर वो गंध नहीं जाती है। अगले दिन भी ये जब गंध आती है तो सोमेश को लगता है कि शायद कुछ कांड हो चुका है। यही बात वो अपनी माँ को भी दोहराते हैं, पर माँ ये कह के डाल देती है कुछ ज़्यादा ही क्राइम सीन, क्राइम पिक्चर्स, वेब सीरीज़ देखने लगे हो, इसी वजह से दिमाग उस तरफ दौड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोज अपने बाकी 2 पड़ोसियों से भी पूछते हैं, वो भी घर में सारी चीज़ें देखते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता जिससे ये साबित हो सके कि आखिर ये गंध का स्रोत क्या है। गंध से परेशान होके सोमेश मनोज के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में। सोमेश सोसाइटी ऑफिस जाता है और सेक्रेटरी को ये पूरा मामला बताता है। सेक्रेटरी भी एश्योरेंस देते हैं कि इस पे कुछ काम करते हैं, फिगर आउट करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सोमेश की मुलाकात
नीचे ही फिर मनोज से हो जाती है। वो मनोज से कहता है कि शायद आपके घर में चूहा मर गया है, कुछ तो प्रॉब्लम है जिससे दुर्गंध आ रही है। और मनोज कहता है कि ठीक है, मैं वापस रात को 10:30 बजे आऊँगा और मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, पर अभी मुझे जाना है। ये कह के मनोज निकल जाता है और सेक्रेटरी उस एजेंट को बुलाते हैं जिसने मनोज को ये घर दिलाया था। सोसाइटी के सेक्रेटरी, एजेंट और सोमेश और बाकी लोग मिलके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। शाम के 7 बजे पुलिस उस बिल्डिंग में आती है, पर जैसे ही 7वें माले पे जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें भी उस दुर्गंध का एहसास होता है। पुलिस मनोज के घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं सबके हाथ मुंह की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि दुर्गंध इतनी तेज़ होती है कि सब लोग अपने नाक और मुंह बंद कर लेते हैं। घर में एंट्री लेने के बाद पुलिस की नज़र सबसे पहले वुड कटर पे पड़ती है। बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे चेन कटर और कुछ प्लास्टिक पैकेट्स मिलते हैं, पर प्लास्टिक पैकेट खाली थे। घर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा। बाथरूम चेक की जाती है और बाथरूम भी साफ़ सुथरी मिलती हैं, पर जब किचन की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें 3 बाल्टियाँ मिलती हैं जो पूरी तरीके से लबालब भरी हुई थी। पानी से नहीं बल्कि खून से। और उसके अंदर जब टटोला जाता है तो छोटे छोटे मांस के टुकड़े मिलते हैं, पर ये किस चीज़ के मांस के टुकड़े थे ये तब पुलिस को समझ में नहीं आता है। कुकर गैस पे मिलता है जो कि उसके अंदर भी उन्हें छोटे छोटे मांस के टुकड़े मिलते हैं जो कि बॉइल्ड थे। कुछ बर्तन में भी मांस पड़ा रहता है जैसे उसे फ्राई कर दिया गया हो। इसके अलावा पुलिस को एक औरत की चोटी मिलती है जिसमें फूल लगा हुआ था। पुलिस को एक जांग का हिस्सा भी मिला और तब जाके पुलिस को यकीन हो गया कि ये शव के टुकड़े किसी इंसान के हैं। जहां पे पुलिस की टीम फ्लैट के अंदर अपनी छानबीन कर रही थी, वहीं बिल्डिंग के लोग काफ़ी बेचैन और उनके अंदर हलचल मची हुई थी। और उसी वक्त पे मनोज की एंट्री होती है। मनोज को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था क्योंकि पुलिस ने सबसे कहा था कि कोई भी मनोज को फ़ोन ना लगाए और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए थी। इसीलिए मनोज को ज़रा भी भनक नहीं पड़ी और जैसे ही मनोज लिफ्ट से बाहर 7th फ्लोर पे पहुँचता है तो वो पाता है कि उसके ही फ्लैट की छानबीन हो रही है। इसीलिए वो तुरंत ही अपना मुँह छुपा लेता है, पर वो एजेंट जिसने उसे ये फ्लैट दिलाया था वो उसे पहचान लेता है और पुलिस उसे दबोच लेती है। और इसके बाद मनोज अपनी पूरी कहानी सुनाता है। 2014 में मनोज की पहचान सरस्वती विद्या से उसी राशन की दुकान पे होती है जहाँ पे ये नौकरी करता था। दोनों की पहचान अच्छी दोस्ती में बदल जाती है और अच्छी दोस्ती प्यार में, और ये दोनों जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। अपनी शादी की बात विद्या ने केवल अपनी 3 बड़ी बहनों को बताया था और दुनिया के सामने ये दोनों मामा भांजी के रिश्ते को निभा रहे थे और घर के अंदर पति पत्नी का। मनोज के अनुसार कुछ महीने पहले जब इसकी नौकरी चली गई, यानी कि जिस दुकान पे, राशन की दुकान पे ये काम करता था, वो बंद हो गई, तो मनोज के पास कुछ काम नहीं था, पैसों की प्रॉब्लम होने लगी और इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे। और जब भी मनोज घर पे लेट आता था तो विद्या उस पर शक करती थी कि कहीं ना कहीं मनोज का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। मनोज ने पुलिस को ये भी बताया कि वो विद्या को अपनी बेटी मानता था और उसने कभी भी विद्या के साथ किसी भी प्रकार के फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए, क्योंकि 2008 में मनोज जब किसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है तो उसी हॉस्पिटल से वो HIV पॉजिटिव हो जाता है और जिसकी वजह से वो लगातार दवाइयों पे भी निर्भर है। विद्या बार बार मनोज से लड़ती थी, झगड़ती थी और शक करती थी और शायद इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, ऐसा मनोज का कहना है। 3 जून 2023 को जब मनोज अपने घर पहुंचता है तो विद्या उसे मरी हुई मिलती है। ये भी मनोज का ही कहना है कि वो डिप्रेशन की वजह से उसने अपनी जान ले ली। मनोज उस समय डर गया और उसे लगा वो शायद फंस जाएगा, इसीलिए वो विद्या की बॉडी को डिस्पोज करने की प्लानिंग करता है और 4 जून 2023 को ये मार्केट जाके वुड कटर लाता है और कुछ प्लास्टिक बैग्स भी लाता है और फिर घर आके विद्या की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बाल्टी में धो के फिर कुकर में सीटी लगाता है और फिर उन्हें प्लास्टिक बैग में भर के डिस्पोज कर देता है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मनोज ने जब बॉडी को डिस्पोज किया तो कुछ हिस्सा इसने कुत्तों को खिलाया, कुछ ड्रेनेज में फेंका गया, कुछ फ्लश आउट भी किया गया और शायद इसने कुछ हिस्सों को खा भी लिया। मनोज ने ये कबूल कर लिया है कि उसने ही विद्या के शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और बाद में उन्हें डिस्पोज किया, पर उसने विद्या की जान नहीं ली है। पुलिस ने मनोज को अपनी कस्टडी में ले लिया है और फॉरेंसिक टीम के लिए बेहद चैलेंजिंग काम है ये साबित करना कि आखिर विद्या की जान कैसे गई है। क्या मनोज ने ही विद्या को पहले मारा और फिर बाद में उसके शव को डिस्पोज किया, या खुद विद्या ने अपनी जान ले ली? क्योंकि मनोज ने जिस हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बॉइल्ड करके और अलग अलग तरीके से उसे डिस्पोज किया गया है, जिन बॉडी पार्ट से फॉरेंसिक टीम ये साबित कर सकती थी कि विद्या की जान कैसे गई है, वो पार्ट मिसिंग हैं। आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मनोज, जिसे ये पता था कि वो HIV पॉजिटिव है, तो क्यों उसने एक महिला से, और वो महिला से जो उससे 20-25 साल छोटी है, उससे शादी की, और क्यों दोनों ने मिलकर 2 पवित्र रिश्ते को कलंकित किया, दूषित किया और एक गहरे रसातल में जाने दिया। नमस्कार।